गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कृतिका भाग 2 10वीं कक्षा कृतिका भाग 2 पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं। इसका सारांश हम लोगों ने देख लिया है। मैंने बताया था कि यह व्यंग लेख है जिसमें मुख्य रूप से दो तथ्यों पर, दो मुद्दों पर व्यंग किया गया है। पहला, सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता पर, जो आत्मसम्मान को भूलकर विदेशियों को खुश करने में लगे रहते हैं। विदेशियों को खुश करने के लिए मान सम्मान, देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। दूसरा व्यंग था सरकारी कार्यप्रणाली पर। सरकारी कार्यप्रणाली उदासीन हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है, पंगु हो चुकी है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग अपने दायित्वों का निर्वाह करना नहीं चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते हैं। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, समस्या के संदर्भ में बातें होती हैं, तो लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। बैठकें होती रहती हैं, फाइलें चलती रहती हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पाता है। एक व्यंग और है, पाश्चात्य संस्कृति की नकल पर व्यंग। आपने देखा होगा, सारांश बताते समय मैंने बताया था कि मूर्तिकार ने बताया कि लगता है जिस पत्थर की जॉर्ज पंचम की नाक बनी थी, वह पत्थर विदेशी था। सभापति महोदय ने तुरंत कहा, कह रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने सब कुछ विदेशी अपना लिया है। विदेश का रहन सहन, खान पान, जीवन यापन के तौर तरीके, तो फिर विदेशी पत्थर में क्या रखा है, वह क्यों नहीं मिल सकता। और इस पाठ में सबसे बड़ी बात क्या बताई गई है कि भारत भौतिक रूप से भले ही आजाद हो चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान आज भी मानसिक रूप से विदेशियों के गुलाम हैं। विदेशियों को खुश करने के लिए वे देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगाने में संकोच नहीं करते हैं। आगे हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम नामक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी अभी मैंने स्पष्ट किया तुरंत ही कि जॉर्ज पंचम नामक लेख एक व्यंग प्रधान लेख है, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी कार्यप्रणाली तथा सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग किया गया है। बताया गया कि सरकारी कार्यप्रणाली सर्वथा उदासीन हो चुकी है। सत्ता से जुड़े व्यक्ति आज अपने दायित्वों का पालन नहीं करना चाहते। शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्ति अपने दायित्वों का पालन नहीं करना चाहते। लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते हैं। हमारे हुक्मरान क्या है, हमारे हुक्मरान तो आत्मसम्मान भूल चुके हैं। वे विदेशियों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसके लिए उन्हें देश के मान सम्मान की परवाह नहीं रह गई है। जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह पर जिंदा नाक लगाना, इस बात का प्रमाण आप दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप दो ही व्यंग स्पष्ट कर दीजिए, सरकारी कार्यप्रणाली पर जो व्यंग है, और दूसरा हुक्मरानों की गुलाम मानसिकता पर। आपका यह प्रश्न तैयार हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि यह प्रश्न आपका तैयार हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ का उद्देश्य। दो उद्देश्य है, एक तो व्यंग करना और दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य को बताना। व्यंग आप बता लेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी का उद्देश्य सरकारी प्रणाली, कार्यप्रणाली तथा सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग करना। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस लेसन। यह पाठ का उद्देश्य है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली तथा सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग करना है। एक उद्देश्य तो यह है, और दूसरा उद्देश्य भी क्या है, यह बताना कि भारत भौतिक दृष्टि से भले ही आजाद हो चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान आज भी विदेशियों के गुलाम हैं। वे उन्हें खुश करने के लिए देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। प्रमाण दे दीजिए। जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक को लेकर उनकी बदहवासी और उस कटी हुई नाक की जगह पर जिंदा नाक लगाना, इस बात का प्रमाण। तो यह पाठ का उद्देश्य हुआ। तो व्यंग में दो चीजों पर आप व्यंग दिखा दीजिए, और उद्देश्य भी दो है, एक तो व्यंग करना और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह बताना।
तो पाठ का उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि पाठ का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली तथा सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग करना है। और दूसरी बात क्या, यह बताना कि भारत भौतिक दृष्टि से भले ही आजाद हो गया, लेकिन हमारे हुक्मरान आज भी विदेशियों के गुलाम हैं। वे उन्हें खुश करने के लिए देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। और ये प्रमाण आप दिखा दीजिए जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक को लेकर उनकी बदहवासी तथा उस कटी नाक की जगह जिंदा नाक लगाना इस बात का प्रमाण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? यह प्रश्न हो चुका है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। पता चलता है कि भारत भौतिक रूप से भले ही आजाद हो चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान आज भी मानसिक रूप से विदेशियों के गुलाम हैं। वे उन्हें खुश करने के लिए देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? आप उसकी परेशानी को किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? बताया जा चुका था कि रानी एलिजाबेथ की दर्जी की यह परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेंगी। रानी सामान्य व्यक्ति नहीं थी, वह इंग्लैंड की महारानी थी। उनकी गरिमा के अनुसार उनकी वेशभूषा होनी चाहिए थी। उनकी आन बान और शान के साथ दर्जी की भी प्रतिष्ठा और जीविका का सवाल जुड़ा हुआ था। दर्जी की प्रतिष्ठा आप समझ सकते हैं, वेशभूषा अच्छी होगी तो दर्जी का भी मान होगा, नाम बढ़ेगा। और जीविका मतलब पैसे की बात तो आप समझेंगे, काम करेगा तो पैसा मिलेगा। तो रानी की आन बान और शान के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा और जीविका का सवाल जुड़ा हुआ था। रानी की वेशभूषा में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसलिए दर्जी की परेशानी अपनी जगह उचित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? सारांश बताते समय बताया गया। किसी के आगमन पर क्या क्या लोग करते हैं? सड़कों की धूल साफ कर दी जाती है, उनकी मरम्मत कर दी जाती है, रंग रोगन का काम होता है, इमारतों को सजा दिया जाता है, स्वागत द्वार बनाए जाते हैं, यही सब न होता है। तो कैसे लिखेंगे? नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, सड़कों की धूल साफ की गई होगी, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी, उनका रंग रोगन किया गया होगा। नंबर 2, इमारतों को नाजनीनों की तरह सजा दिया गया होगा। नाजनीनों, नई नवेली दुल्हन की तरह। इमारतों को नाजनीनों की तरह सजा दिया गया होगा। जगह जगह स्वागत द्वार बना दिए गए होंगे। भारत और इंग्लैंड के ध्वज एक साथ लगा दिए गए होंगे। रानी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया होगा। नेक्स्ट, आज की पत्रकारिता के विषय में आपके क्या विचार हैं? पत्रकारिता, मीडिया आप सुबह से शाम तक देख रहे हैं। आज की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या चर्चित हस्तियों के ही बारे में बात चलती रहती है, चाहे वो फिल्मी सितारे हों, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हों। तो आज की पत्रकारिता का यही उद्देश्य है। तो आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के खान पान, रहन सहन और जीवन यापन के तौर तरीकों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आज पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। आज ऐसे समाचार नहीं छपते हैं जिनसे दया, प्रेम, करुणा और मानवता जैसे गुणों को बढ़ावा दिया जा सके। ये हुई आज की पत्रकारिता। बात समझ में आ गई होगी। तो आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के रहन सहन, खान पान और जीवन यापन के तौर तरीकों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आज की पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। उसका उद्देश्य ज्ञानवर्धन नहीं रह गया है, सस्ता मनोरंजन करना उसका उद्देश्य रह गया है। आज ऐसे समाचार नहीं छपते हैं
जिनसे दया, प्रेम, करुणा और मानवता जैसे गुणों को बढ़ावा मिल सके। पैराग्राफ चेंज। ऐसी पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर नकारात्मक असर पड़ता है। युवा पीढ़ी का मन मस्तिष्क ऐसी पत्रकारिता से दूषित होता है। युवा अपने देश के या भारतीय जीवन मूल्यों को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होता है। तो उसके युवा के मन मस्तिष्क दोनों पर बुरा असर पड़ता है। आज का युवा क्या है? भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होता है। तो ये है युवा पीढ़ी पर उसका प्रभाव। नेक्स्ट, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? निम्नलिखित यत्न किए। पहला, पत्थर की खोज में वह देश के कोने कोने में स्थित पहाड़ों पर गया, लेकिन वैसा पत्थर नहीं मिला। नंबर 2, उसने देश के कोने कोने में जाकर देश के महापुरुषों की नाक की नाप ली, यहां तक कि पटना सेक्रेटेरिएट पर शहीद होने वाले छोटे छोटे बच्चों की नाप ली, लेकिन वे भी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। और नंबर 3, अंत में उसने 40 करोड़ लोगों में से जॉर्ज पंचम की कटी नाक की जगह पर जिंदा नाक लगा दी। ठीक, तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की नाक बनी थी, उस पत्थर की खोज में वह देश के कोने कोने में स्थित पहाड़ों पर गया, किंतु ऐसा पत्थर नहीं मिला। नंबर 2, उसने देश के कोने कोने में जाकर देश के महापुरुषों के नाक की नाप ली, यहां तक कि पटना के सेक्रेटेरिएट पर शहीद होने वाले बच्चों की नाक की नाप ली, लेकिन वे नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। नंबर 3, अंत में उसने 40 करोड़ लोगों में से जॉर्ज पंचम की कटी नाक की जगह पर जिंदा नाक लगा दी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। सही बात है कि नाक को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। यही नाक पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई, इसको आपको प्रूफ करना है। तो यह सच है कि नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, नो डाउट। प्रमाण दे दीजिए। यही कारण है कि नाक से जुड़े तरह तरह के मुहावरों, जैसे नाक रखना, नाक ऊंची होना, नाक कटना, नाक रगड़ना आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, इतना तय हो गया कि नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, क्योंकि नाक से जुड़े तरह तरह के मुहावरों जैसे नाक रखना, नाक ऊंची होना, नाक कटना, नाक रगड़ना आदि का प्रयोग किया जाता है। अब व्यंग पर आ जाइए। पाठ में जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक ब्रिटिश शासन के अपमान का प्रतीक है कि नहीं? कटी हुई नाक क्या थी? ब्रिटिश शासन के अपमान का प्रतीक थी, जिसको लेकर हमारे हुक्मरान बदहवास थे। यही व्यंग है। उन्हें लग रहा था कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रही तो उनकी नाक भी नहीं रह पाएगी। इस नाक को लेकर के ही हमारे हुक्मरानों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग किया गया है। तो स्पष्ट हो गया कि किस तरह से नाक को लेकर के व्यंग है, और नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक कैसे है। ओके, तो नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यही कारण है कि नाक से जुड़े तरह तरह के मुहावरों जैसे नाक रखना, नाक ऊंची होना, नाक कटना आदि का प्रयोग किया जाता है। पाठ में जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक ब्रिटिश शासन के अपमान का प्रतीक थी, जिसको लेकर हमारे हुक्मरान बदहवास थे। यही व्यंग है। उन्हें लग रहा था कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रही तो उनकी नाक भी नहीं रह पाएगी। तो यही ना उनकी गुलाम मानसिकता है, और उस गुलाम मानसिकता पर व्यंग देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता
यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक 9 फीट होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? क्या बताना चाहता है? कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। आप बताइए क्या बताना चाहता है? कि भारत का सम्मान विदेशियों के सम्मान से बढ़कर है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे हुक्मरान इस बात को नहीं समझते हैं। वे विदेशियों को खुश करने के लिए देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। तो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक 9 फीट होने की बात से लेखक यह बताना चाहता है कि भारत और भारतवासियों का सम्मान विदेश और विदेशियों के सम्मान से बढ़कर है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे हुक्मरान इस बात को नहीं समझते हैं। वे आत्मसम्मान भूलकर क्या करते हैं? विदेशियों को खुश करने के लिए वे आत्मसम्मान भूलकर देश के सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। नेक्स्ट, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया? किस तरह प्रस्तुत किया गया? यहाँ यह जो लिखा है ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया? इस तरह प्रस्तुत किया गया। कैसे प्रस्तुत किया गया? वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कत्तई पत्थर की नहीं लगती। बस इतना ही लिखा गया था कि वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कत्तई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह से बस प्रस्तुत कर दिया गया। देयर वाज नथिंग एल्स। अखबार पूरा खाली, केवल जिंदा नाक लगने वाली खबर कि वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी एक ऐसी नाक जो कत्तई पत्थर की नहीं लगती। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सब था, भारत आजाद था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक मतलब मान सम्मान। किनकी बात? सत्ता से जुड़े हुए लोगों की बात, हमारे हुक्मरानों की बात, भारतीय अधिकारियों की बात। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? सोचिए, दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो सब था पहले बताइए। इस कथन के माध्यम से लेखक बताना चाहता है, कहना चाहता है कि आजाद भारत में सब कुछ था, आजाद भारत में सब कुछ था, पर भारतीय अधिकारियों में या हमारे हुक्मरानों में या सत्ता से जुड़े हुए लोगों में आत्मसम्मान नहीं था। नाक किसका प्रतीक है? आत्मसम्मान का। बात समझ में आ गई होगी कि इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि आजाद भारत में सब कुछ था, पर सत्ता से जुड़े हुए लोगों में आत्मसम्मान नहीं था। जॉर्ज पंचम ने भारत तथा भारतीयों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि उन पर अत्याचार और जुल्म ही किए थे। फिर भी हमारे हुक्मरान अपने आत्मसम्मान को भूलकर उसकी मूर्ति की नाक को लगाने में जुटे थे। दिस इज द, सिर्फ नाक नहीं थी। कई ढंग से कहा जा सकता है। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि आजाद भारत में सब कुछ था, पर सत्ता से जुड़े हुए लोगों में आत्मसम्मान नहीं था। हमारे हुक्मरान आत्मसम्मान को भूलकर विदेशियों को खुश करने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि वे जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह पर नई नाक लगाने में जुटे हुए थे। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि आजाद भारत में सब कुछ था, पर
सत्ता से जुड़े हुए लोगों में आत्मसम्मान नहीं था। जॉर्ज पंचम ने भारत तथा भारतीयों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया था, बल्कि उन पर अत्याचार और जुल्म ही किए थे, यह दिखा दीजिए। फिर भी भारतीय अधिकारी, चाहे हुक्मरान, चाहे सत्ता से जुड़े हुए लोग, अपने आत्मसम्मान को भूलकर उसकी मूर्ति की नाक लगाने में जुटे हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? चुप क्यों थे? मैंने बताया था कि वे ठगे हुए से महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह पर जिंदा नाक लगाकर देश के सम्मान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। उस दिन कोई स्वागत समारोह या फीता काटने जैसी खबर नहीं छपी थी, कहीं कोई उद्घाटन नहीं हुआ था, किसी हवाई अड्डे पर किसी का स्वागत नहीं किया गया था। अखबार उस दिन बिल्कुल खाली थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे, क्योंकि वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह पर जिंदा नाक लगा करके देश के स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। उस दिन सारे अखबार खाली थे, कहीं कोई स्वागत समारोह, फीता काटने जैसी खबर नहीं थी, किसी हवाई अड्डे पर किसी का स्वागत नहीं किया गया था, कोई उद्घाटन समारोह से संबंधित समाचार नहीं छपा था। नेक्स्ट देखिए, फाइलें सब कुछ हजम कर जाती हैं। फाइल का संबंध किससे है? सरकारी कार्यप्रणाली से। सरकारी कार्यप्रणाली पर व्यंग हो चुका है कि फाइलें सब कुछ हो जाती हैं, इसके माध्यम से सरकारी कार्यप्रणाली पर व्यंग किया गया है। बताया गया है कि हमारी सरकारी कार्यप्रणाली निष्क्रिय हो चुकी है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं, वे अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते हैं। परिणाम यह होता है कि समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है। जॉर्ज पंचम की नाक की एक लंबी दास्तान है, इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? जॉर्ज पंचम की नाक की एक लंबी दास्तान है। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े भाषण दिए गए। कुछ लोग थे जो जॉर्ज पंचम की नाक को सुरक्षित रखना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो उस नाक के विरोध में थे। हथियार बंद पहरेदार मूर्ति की पहरा पर लगा दिए गए, लेकिन अंततः जॉर्ज पंचम की नाक कट गई। वास्तव में इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि इस देश में दो तरह की मानसिकता हमेशा रही है। एक मानसिकता उन भारत मां के वीर सपूतों की रही है जो देश के मान सम्मान को सर्वोपरि रखते रहे हैं, और दूसरी मानसिकता उन गद्दारों की रही है जो विदेशियों के अंधभक्त बने रहते हैं। ओके, तो दो तरह की मानसिकता को बताना, एक भारत मां के वीर सपूतों की मानसिकता जो नाक को काटने की बात कर रहे थे, तो एक भारत मां के वीर सपूतों की मानसिकता जो देश के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखते हैं, जो देश के मान सम्मान को सर्वोपरि रखते हैं, जो देश की आन बान और शान को सर्वोपरि रखते हैं। और दूसरी मानसिकता उन गद्दारों की जो हमेशा विदेशियों के अंधभक्त बने रहते हैं या उनकी गुलामी में विश्वास रखते हैं। ओके, इन सबको कर लीजिएगा। सारे प्रश्न लगभग कवर हो चुके हैं, एक्सरसाइज के भी और अलग से भी जो प्रश्न बन सकते हैं